नमस्कार। मुद्दे की बात में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए मुद्दे को लेकर। अब वो मुद्दा है अपोजिशन इम्प्लोजन का, और सवाल है कि महाराष्ट्र में बिखरने के बाद क्या यही विपक्ष पीएम मोदी को 2024 में चुनौती दे पाएगा? आइए इसी मुद्दे पर देखते हैं मुद्दे की बात। और इस मुद्दे को समझने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर सुब्रकमल दत्ता, बड़े ही बारीकी से समझने और बताने वाले विश्लेषक हैं। शिक्षा हम दोनों की एक ही संस्थान से हुई है, वो है जेएनयू दिल्ली का। और इनकी पकड़ सिर्फ भारतीय राजनीति पर नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को भी तरीके से समझते हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे मुद्दे की बात में। जैसा आप सब जानते हैं कि विपक्ष का पटना में 23 जून को मीटिंग हुआ, बड़े बड़े नारे लगे, सब कुछ हुआ कि पीएम मोदी का विरोध करना है, पीडीए नाम भी सोचा गया। लेकिन महीना दिन भी ना हुआ, 2 जुलाई को महाराष्ट्र के मुंबई में एनसीपी बिखर गया। अब वो एनसीपी जो देश के कद्दावर नेताओं में सबसे ऊपर के नेता हैं, मराठा शरद पवार, और किसने चैलेंज किया? उनके स्वयं के भतीजे ने। वाजिब सवाल उठने लगा कि फिर विपक्ष करेगा क्या? और इसका इतना ही प्रभाव नहीं पड़ा है, अजित पवार के पार्टी छोड़ने या पार्टी अलग करने का प्रभाव बिहार में भी दिख रहा है, उत्तर प्रदेश में भी दिख रहा है, कई राज्यों में दिख रहा है। इसी सवाल को आइए हम बात करते हैं अपने डॉक्टर दत्ता से। पहला सवाल है कि महाराष्ट्र की राजनीति में जो एक अर्थक्वेक कहे, भूचाल कहे, उसको आप कैसे देखते हैं? वीरेंद्र जी, मैं समझता हूं कि ये तो अपेक्षित था, होना था, पहले शायद हो सकता था, पर देर से हुआ, पर हो गया। बात यहाँ पे ये आती है कि एक सक्षम प्रजातंत्र के लिए और एक पावरफुल डेमोक्रेसी के लिए विपक्ष का सक्षम होना उतना ही आवश्यक है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे डेमोक्रेसी में विपक्ष को शैडो रूलिंग पार्टी कहा गया है, और विपक्ष का जो नेता है उनको कहीं ना कहीं पे शैडो प्राइम मिनिस्टर कहा गया है। तो मैं तो समझता हूं कि किसी भी मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी के लिए, भारत जैसे डेमोक्रेसी जो इतना जटिल है और इतना कॉम्प्लेक्स है, उस पे विपक्ष का मजबूत होना बहुत आवश्यक है। पर यहाँ पे दुर्भाग्यपूर्ण और दुख से कहना पड़ता है, मुझे 2 वैदिक सिविलाइजेशन की 2 बातें याद आती हैं। पहली बात तो है कि हिंदू माइथोलॉजी में बैतरणी नदी के बारे में कहा गया है, और गाय माता की पूंछ पकड़ के बैतरणी पार होते हैं। यहाँ पे 2024 को अगर मैं बैतरणी नदी के हिसाब से देखूं तो बैतरणी नदी तो है विपक्ष के लिए, पर गाय माता कौन है ये पता नहीं है, और किन का पूंछ पकड़ के आगे बढ़ेंगे ये भी पता नहीं है। दूसरी बात आती है इतिहास पे, मैं अगर चला जाऊं तो विक्रमादित्य के साम्राज्य की बात अगर कर लो, सिंहासन बत्तीसी का कहानी सबको पता है, बचपन में बहुत सुने हैं और देखे भी हैं, विक्रम बेताल और सिंहासन बत्तीसी। तो सिंहासन बत्तीसी तो है ये 24 का कुर्सी, पर यहाँ पे जो 32 पुतले हैं वो आपस में मैरी गो राउंड में घूम रहे हैं, और किसी को पता नहीं है कि उस कुर्सी पे किसको बैठना है। हर कोई इतने होड़ में लगे हुए कि 1 मिनट के लिए भी वो कुर्सी मिल जाए प्रधानमंत्री का, 1 दिन के लिए भी मिल जाए, चंद घंटों के लिए भी मिल जाए, वो तो मंजूर है। और यही जटिलता है विपक्ष के अंदर कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है नहीं। दूसरी बात यहां पे यह है कि जो विपक्ष में जो सबसे सक्षम पार्टी, जिसका एक नेशनल परिपक्ष में एक छवि है, कांग्रेस पार्टी, वो धीरे धीरे करके धूमिल हो रहा है।
पूरे भारत के परिपक्ष में। तो एक जो अलायंस क्षेत्रीय दलों का एक राष्ट्रीय परिपक्ष में एक मजबूत विपक्ष लेके चले, एक नेशनल पार्टी, वो फ्लैग तो उस विपक्ष के हाथ में नहीं है, कांग्रेस पार्टी के। और सारे जितने सारे क्षेत्रीय पार्टी है, इनके लिए इनका जो रीजनल इंटरेस्ट है या लोकल इंटरेस्ट है वो इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है या फिर इतना हावी है कि वो भारत के परिपक्ष में देख ही नहीं पाते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि 14 में भी लामबंद होने की कोशिश किए थे, हाथ उठा के एकजुट हुए थे, 19 में भी हाथ उठा के एकजुट हुए थे, आप याद कीजिएगा बेंगलुरु में। पर नतीजा क्या निकला था माननीय नरेंद्र मोदी जी के विरोध में? नतीजा जैसे जैसे चुनाव आया सबके सब तितर बितर हो गए और अलग थलग पड़ गए हैं। यहां पे अंतर यही है कि उस समय तो पब्लिक ग्लेयर में हाथ जोड़ के, हाथ एकजुट होकर हाथ ऐसे उठा के एकता दिखाने की कोशिश किए थे। अब यह है कि इनकी गाड़ी थोड़ा सा आगे चली और लंच तक रह गया पटना में। अब लंच से जब तक डिनर तक आता महाराष्ट्र में ये भूचाल हो गया। जी, सवाल ये उठता है कि ये सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है। अब महाराष्ट्र में हुआ, उसका प्रभाव यह पड़ा कि पटना में सुशील मोदी ने कहा कि जेडीयू भी टूटने वाला है। कुशवाहा जो आरएलएसपी के नेता हैं, उनका भी वही कहना है। उत्तर प्रदेश में जो एक नेता है निषाद जी, संजय निषाद, उन्होंने कहा कि आरएलपी जो चौधरी चरण सिंह के पोते की पार्टी है, कहें, वो एनडीए में आ रही है। बल्कि उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि सपा भी टूट रही है। और तो और केंद्रीय मंत्री अठावले ने भी कहा कि सब टूट के एनडीए में। तो कहने का मतलब है कि एक महाराष्ट्र तक यह सीमित नहीं है। आखिर ये कहां तक जाएगा? ये मेरे ख्याल से लगता है कि दो तार है इसकी। एक तो एकदम दक्षिण तक जाएगा, दूसरा आपके पूरे बंगाल तक जाएगा। और ममता बनर्जी दीदी ने और उनके पार्टी ने मेरे ख्याल से परसों भी कहा है कि वो लोग अकेले चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का, और उनको विपक्ष के साथ लामबंद होकर चुनाव लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे वहां पे वर्चस्व की लड़ाई है। अब अगर टीएमसी अगर विपक्ष के बाकी पार्टियों को जगह देते हैं बंगाल में, तो वो तो अपने सीट को तिलांजलि देके जगह देंगे ना। तो उस पर क्या वाम फ्रंट को एकोमोडेट करेंगे? नहीं करेंगे। कांग्रेस को क्या एकोमोडेट करेंगे? नहीं करेंगे। बाकी जितने सारे हैं उनका कोई वजूद ही नहीं है बंगाल में। बिहार में अगर आ जाए, बिहार में भी वही परिस्थिति है। बिहार में क्या जेडीयू या फिर आरजेडी क्या टीएमसी को एकोमोडेट करेगा? नहीं करेगा। या फिर सपा को करेगा? नहीं करेगा। क्योंकि करना होगा तो फिर उनको अपने कोटे से सीट छोड़ना पड़ेगा। इस तरह से गाड़ी को अगर मैं यूपी पे लेके आऊं, यूपी पे भी वही है, कहीं ना कहीं पे इट्स अ वार ऑफ टर्फ, आपकी जो फील्डम है उस फील्डम की लड़ाई है। क्या अखिलेश जी वहां पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज अगर करेंगे तो उनको अपनी सीटें छोड़ना पड़ेगा। आरएलडी की जहां बात आती है, आरएलडी का तो यूपी चुनाव के बाद ही बहुत सारे विषय पे मतभेद चल रहा है सपा के साथ, और ये तो लगता है कि अलायंस में रह के भी अलायंस के बाहर है। और जैसे जैसे नजदीक आएगा 2024 का लोकसभा चुनाव, वहां पे ये सब के सब जो छोटे छोटे क्षेत्रीय दल हैं, ये देखेंगे कि किन के माध्यम से इनको 1-2 सीटों का फायदा मिलता है अलायंस के परिपक्ष में। जैसे ही उनको लगेगा कि नहीं यहां पे फायदा है और यहां पे घाटा है, वो तुरंत ये 32 वाला जो सिंहासन है इसको छोड़ के इस तरफ आ जाएंगे। अब मैं चला जाता हूं दक्षिण की तरफ, मैं जाता हूं आंध्रा पे, तेलंगाना पे, या फिर आपके तमिलनाडु पे। तमिलनाडु पे क्या डीएमके कॉम्प्रोमाइज करेगी? नहीं करेगी कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि वहां पे भी 39 सीट है। 39 सीट पे कॉम्प्रोमाइज करना कि 4-5 सीटें दूसरे को देना पड़ेगा, जहां पे एक तरह से मतलब कि ये टग ऑफ वार है एआईडीएमके के साथ डीएमके का। वहां पे तो इस तरह की कॉम्प्रोमाइज हो नहीं सकता है। मुश्किल से मेरे ख्याल से मैक्सिमम कांग्रेस को 2 या 3 सीट देंगे। आंध्र प्रदेश में आपके वाईएसआर कांग्रेस या फिर टीडीपी,
वाईएसआर कांग्रेस किसी भी कीमत पर कांग्रेस को स्पेस देने वाले नहीं है, टीडीपी भी किसी भी कीमत पर कांग्रेस को स्पेस देने वाला नहीं है, क्योंकि एक सिमिलर वोट बैंक है सबका। तो वहां पे टीडीपी का फायदा होता है भाजपा के साथ जाना, वाईएसआर कांग्रेस का भी फायदा होता है बीजेपी के साथ जाना। तेलंगाना पे अगर मैं आऊं, तेलंगाना पे भी वहां पे भी यही परिस्थिति है। वहां पे आपके टीआरएस किसी भी कीमत पे कांग्रेस को स्पेस नहीं देंगे, टीडीपी को स्पेस नहीं देंगे। तो बचता क्या है वहां पे? जब आपस में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है चीजों को लेके, तो वहां पे तो आम राय बन ही नहीं सकता है। केरल में चला जाओ, केरल में लेफ्ट फ्रंट है एक तरफ, उस दूसरी तरफ आपके नेशनल फ्रंट है कांग्रेस लेड, वहां पे तो किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं सकता है। तो फिर ये जो आपस में लामबंद होकर लड़ने का जो सवाल है, ये एक सवाल ही नहीं होता। ये कहीं ना कहीं पे जनता को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। महाराष्ट्र की खासियत यह है कि उत्तर प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश में लोकसभा के 80 सीट हैं, जिसमें एनडीए को 64 है, 62 बीजेपी और 2 अपना दल। दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र 48। इसलिए भाजपा हो या एनडीए हो, वो पूरी कोशिश करेगा कि जितना से जितना ज्यादा सीटें हो वहां पर वो जीते। लेकिन विपक्ष का प्रयास ये रहा कि हम किसी तरह यहां पर एक गठबंधन बना के चलाएं, जो चला नहीं। पहले शिवसेना टूटी, अब एनसीपी टूटा। यदि आप राजनीतिक स्थिति देखेंगे और यदि आप इतिहास को समझते होंगे, तो 78 में जुलाई का ही महीना था जब शरद पवार ने बसंत दादा पाटिल के साथ, उनके मंत्रिमंडल में थे, उम्र सिर्फ 38 वर्ष की थी, लेकिन उन्होंने विद्रोह कर दिया। और जिनको आज गुरु मानते हैं यशवंत राव, जिनके आज सतारा में जाके उन्होंने पुष्पांजलि की है, उनके चेला रहे। और बसंत दादा पाटिल को हटा के यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर बने थे। और आज वही काम लगभग कल अजीत पवार ने उनके साथ किया। और यदि वहां का स्थिति देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि 1 जुलाई और 2 जुलाई में सदन की संख्या कैसे बदली। खैर, यह तो मैंने आपको जानकारी के तौर पर कहा, लेकिन जो असली सवाल है, जो मेरा पहला सवाल था कि क्या यही विपक्ष पीएम मोदी को 2024 में चुनौती दे पाएगा? आखिरी सवाल है। मुझे लगता है कि बहुत ही मुश्किल है, और फिलहाल के परिस्थिति में तो नामुमकिन लगता है। वो इसलिए क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का अगर कद देखा जाए राष्ट्रीय परिपक्ष में या फिर अंतर्राष्ट्रीय परिपक्ष में, आज के डेट में दुनिया का नंबर 1 लीडर है। और लगातार अलग अलग संस्थाओं की, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की रेटिंग बताती है ये बात कि ग्लोबल लीडर के हिसाब से नरेंद्र मोदी जी नंबर 1 पे है, और बाकी जितने सारे नेता है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, वो लोग काफी पीछे है रेटिंग के हिसाब से। तो भारत का जो कद है, भारत का कद आज के डेट में अंतर्राष्ट्रीय पटल पे इतना विशाल हो चुका है नरेंद्र मोदी जी के चलते, कि उसका मुकाबला करने के लिए आपको वैसे ही कद की नेता की आवश्यकता है विपक्ष में। आज अगर विपक्ष में अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसा कोई नेता अगर होता, या फिर पंडित नेहरू या फिर इंदिरा गांधी जी जैसे नेता अगर कोई होता, तो शायद ये कांटे का टक्कर होता। पर यहां पे तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। यहां पे है, दूसरे सारे अपने क्षेत्रीय लेवल पे, लोकल लेवल पे यहां पे लड़ाई कर रहे। तो ये तार को आप कैसे जोड़ोगे ध्रुव तारा के साथ, जो एकदम जमीन के साथ, जो छोटे छोटे जो लोग जो लड़ रहे हैं, वो तो सिर्फ आसमान की तरफ, ध्रुव तारा की तरफ ऐसे देख ही सकते हैं, मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तो यही परिस्थिति है। और मैं मानता हूं कि 19 के परिपक्ष के हिसाब से या फिर 14 के परिपक्ष के हिसाब से अभी जो परिस्थिति है वो और ज्यादा जटिल हो चुका है विपक्ष के लिए। तो अब पीएम मोदी यानी भाजपा को 2014 में 282 सीटें मिली थी, 2019 में 303। आपका क्या अनुमान है 2024 में कितना सीट मिलेगा बीजेपी को?
मेरे ख्याल से लगता है कि आप जिस तरह के मुद्दे आ रहे एक के बाद आपका जैसे यूसीसी का मुद्दा आ गया, फिर उसके बाद G20 का भव्य सम्मेलन होगा यहाँ पे, फिर इस साल के अंत तक, अगले साल के बिगिनिंग तक राम मंदिर का मुद्दा छाया रहेगा पूरे राष्ट्रीय परिपक्ष में और अंतर्राष्ट्रीय परिपक्ष में भी। तो ये जो एक पॉलिटिक्स इज अ वार ऑफ आइडियोलॉजी एंड इट्स अ वार बेस्ड ऑन इश्यूज। तो ये जो एक लड़ाई है ना, ये लड़ाई का मुकाबला करने के लिए विपक्ष के पास कोई यूएसपी नहीं है, काठ नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि जिस तरह का अभी मौजूदा जो परिस्थिति है, ऐसा ही परिस्थिति अगर अगले साल मार्च अप्रैल तक रहा, अगर बहुत भूकंप अगर नहीं आ गया या फिर भूचाल नहीं आ गया या सुनामी नहीं आ गई, तो कहीं ना कहीं पे ये एक तरफा लड़ाई है। और मैं तो मानता हूं कि फिलहाल के परिस्थिति में यही परिस्थिति अगर अगले लोकसभा चुनाव तक अगर रहा तो शायद 350 पौने 400 के आसपास सीटें एनडीए को मिल सकती हैं। डॉक्टर दत्ता का अनुमान है 350 भाजपा को, अनुमान है, परिणाम नहीं है। ये परिणाम के लिए हम सबको इंतजार करना होगा 2024 के लोकसभा चुनाव का। और जो स्थिति है, परिस्थिति है, उसके आधार पर इनका आकलन है। चलिए हम सब इंतजार करते हैं 2024 का और देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा 350 सीट पाती है या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार।